दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की इंडियन पॉलिटी क्लास में हम लोग जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो छूट भी सकते हैं अगर आप स्किप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भाग 5 में अनुच्छेद संख्या 124 से लेकर 147 के बीच में इसके बारे में संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 124 में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई और इसका गठन कब हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को ये एक घोषणा होती है कि हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का गठन करना है और उसके बाद में जो न्यायालय काम करना स्टार्ट करता है वो 28 जनवरी 1950 को स्टार्ट करता है। तो गठन के बारे में भी स्थापना और गठन के बारे में भी हम और भी डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद संख्या 126, इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात किया गया है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है कि जब कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छुट्टी पे होंगे या फिर कभी जो है वो अपने पद पर नहीं होंगे तो उस समय जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ठीक है। उसके बाद 127 अनुच्छेद में तदर्थ न्यायाधीशों की बात की गई है, एडहॉक जस्टिस की बात कही गई है, उनकी नियुक्ति की बात कही गई है। एडहॉक जस्टिस तब लिए जाएंगे जब कोरम जो है सुप्रीम कोर्ट का पूरा नहीं होगा, यानी गणपूर्ति जो है वो पूरी नहीं होगी, तब वहाँ पर एडहॉक जस्टिस जो है वो नियुक्त किए जा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय को बताया गया है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय या फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहने का मतलब है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उनको अभिलेख के रूप में या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य मामलों में अगर जो भी उसके मामले जो है उससे संबंधित मामले बाद में आते हैं तो किसी हाई कोर्ट में या फिर किसी अन्य कोर्ट में, तो जितने भी डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अभिलेख के रूप में काम करेंगे। ठीक है। और ऐसे केस में क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय कोई आ चुका है किसी विषय पर और वो निचली अदालत जो है उसकी अवहेलना करती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या उससे निचले जिला एवं सत्र न्यायालय हो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट में उसका स्थान क्या है, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो, जैसा कि हम लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है और नई दिल्ली के अलावा जो है कहीं और पर भी वो अपनी सीट को ले जा सकता है। ठीक है। मान लीजिए किसी केस की सुनवाई के लिए उसको ऐसा आवश्यक लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है कहीं और पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, तो ऐसे केस में भी वो कहीं और पर भी वहाँ पर उस स्थान पर लिया जा सकता है। तो ऐसे केस में अभी तक देखा गया है कि हैदराबाद और श्रीनगर, ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्थान नई दिल्ली से हटाकर वहाँ पर जाके सुनवाई की है। अनुच्छेद 131 है, ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता को बताता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मूल काम क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट का मूल काम जो है वो है कि केंद्र और राज्य के बीच में यदि किसी बात को लेकर के मतभेद होता है या कोई ऐसा मैटर आता है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट में जाना ज़रूरी होता है, तो केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं उनको बेहतर बनाने के लिए उनके बीच में जो भी सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। एक तरफ एक राज्य, दूसरी तरफ दूसरा राज्य हो, तो राज्यों के बीच में भी ये जो है मूल कार्य है इसका कि उनके बीच में भी सुनवाई करता है। फिर एक तरफ जो है एक से अधिक राज्य, दो राज्य हो जाए, दूसरी तरफ जो है उससे ज़्यादा राज्य हो जाए, तो ऐसे केस में भी सुनवाई करता है। तो ये जो सुनवाई होती है ये एक तरह से इसके मूल जो कार्य है सुप्रीम कोर्ट का उसमें आती है। तो ऐसे केस में जैसे नदी को लेकर विवाद चलता है, कावेरी नदी को लेकर विवाद चलता है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, तो ऐसे केस में जो है या फिर
कोई ऐसी नदी जो किसी राज्य में जो है बह रही है, उसके बाद एक दो तीन राज्यों में बह रही है, तो उसके पानी को लेकर के कोई विवाद होता है तो भी जो है सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता है। उसके बाद आते हैं 136 अनुच्छेद। ये अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त लेनी होती है अपील के लिए, उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट जो है के बारे में 136 अनुच्छेद में दे रखा है, स्पेशल लीव टू अपील। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग डिटेल में। फिर है अनुच्छेद 137, ये उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन की शक्ति को बताता है, रिव्यू की शक्ति को बताता है। यानी जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि उच्चतम न्यायालय अपने ही किसी निर्णय को जो उसने पहले दिया है उसको पलट सकता है, या फिर संविधान का संरक्षक बोला जाता है। तो जब भी कोई ऐसी बात आती है, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की बात आई थी, तो मूल अधिकारों में जो है संशोधन किया जाना कि चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, या फिर बात आई कि जो प्रस्तावना है उसमें जो है संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, जिसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका है मूल अधिकार वाले चैप्टर में या मूल अधिकार वाले लेसन में, तो उसमें आप देख सकते हैं उसको डिटेल में। तो न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब यही है कि अपने ही कोई डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और वो डिसीजन उसको लगता है कि गलत है, तो उसको उसके बाद भी वो रिव्यू कर सकता है डिसीजन को अपने। फिर है अनुच्छेद 141, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो भी जुरिडिक्शन के अंदर में जो भी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो उनके जो निर्णय दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सभी न्यायालयों में आबद्ध कर होगा, यानी कि वो एक तरह से मान्य होगा सभी न्यायालयों के लिए। ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कभी किसी हाई कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी करता है या फिर किसी न्यायाधीश के बारे में टिप्पणी करता है कहीं पर भी, तो वो मान्य होगा सभी न्यायालयों को। फिर अनुच्छेद 143 में बात कही गई है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। तो मान लीजिए कभी सुप्रीम कोर्ट के कोई जस्टिस को नियुक्ति करना है, या फिर किसी हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस या फिर कोई जस्टिस को नियुक्त करना है, तो ऐसे मामलों में जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और ऐसे मामलों में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श लेते हैं। तो वहाँ पर यह क्या है कि एक जो कोलेजियम सिस्टम होता है, वो कोलेजियम सिस्टम के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए नियम, रूल जो है वो बनाने का अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय को है। जितने भी प्रैक्टिस या रूल्स हैं या प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को जो है कौन अनुमोदन करेगा, राष्ट्रपति अनुमोदन करेंगे। फिर उनको जो है प्रोसीजर को जो है वो कोई भी को विनियमित कर सकते हैं या फिर उसको ला सकते हैं। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 146। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी हैं या कोई उससे संबंधित कोई वर्कर हैं, तो उन जो वर्कर हैं अधिकारी हैं, तो उनको नियुक्ति करने का जो एक कह सकते हैं कि जो उनकी नियुक्ति जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही होती है, और उनकी नियुक्ति करने का अधिकार क्षेत्र जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। ठीक है, फिर आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद में उद्घाटन जो है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, उसके बाद ये 26 जनवरी 1950 को स्थापना और उद्घाटन 28 जनवरी 1950। तो 28 जनवरी 1950 को ही बेसिकली माना जाता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके गठन के बारे में प्रावधान किस में दिए गए हैं, 124 अनुच्छेद के पहले में। तो 124(1) में ये प्रावधान दिए गए हैं। मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश थे, टोटल 7 न्यायाधीश थे। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश जो थे उनको मिला करके 8 हो जाते हैं। तो 7 + 1 7 + 1 जो है टोटल 8 न्यायाधीश थे उस समय।
उसके बाद जो है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है या उनका क्षेत्राधिकार है, उनका जो जिन क्षेत्रों में वो काम करते हैं तो उनका जो अधिकार क्षेत्र है या न्यायाधीशों का वेतन है और उनका सेवा शर्तें हैं, तो ये निश्चित करने का अधिकार जो है सभी जो ये जो सेवा शर्तें या उनका जो क्षेत्राधिकार है, ये निश्चित करने का अधिकार जो है ये संसद को है। तो ये संसद कानून बना करके उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जैसे पहले जो है 8 थी, जैसा कि मैंने बताया, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो है अभी जो है 34 है। तो 34 में क्या है, 33 जो है वो न्यायाधीश हैं, अदर जजेस हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उनको मिला करके ये संख्या 34 हो जाती है, 34 हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में संसद ने 1956 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या का अधिनियम जो है 1956 उसको पारित किया और उसके 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, यानी 10+1 हो गई। उसके बाद 1960 में जो है फिर से जो है 13 न्यायाधीश बनाए गए। फिर 1986 में जो है 25 न्यायाधीश बनाए गए, 25+1 रखा गया। और अभी जो है इसको 2008 में फिर से वृद्धि करी गई। तो फिर से जब वृद्धि करी गई तो उसके बाद में जो ये उनकी संख्या को और भी बढ़ाया गया। फिर 1960 में जैसा कि मैंने बताया 13, 1978 में 17 और 1986 में 25 न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, यानी 25+1 इतने न्यायाधीश जो है, टोटल 26 न्यायाधीश ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए। ठीक है। उसके बाद 2008 में भी फिर से संशोधन किया गया इसी अधिनियम में 1956 में, और न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 25 से 30 कर दिया गया। तो यानी कि पहले जो 30+1 हो गए तो 31 हो गए। ठीक है। तो 25 से 30 कर दिया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है, तो 30+1 हो गया। ठीक है, 31 हो गए। अब उसके बाद में एक न्यायाधीशों की संख्या को लेकर एक विधेयक लाया जाता है 2019 में, और उसके तहत जो है 31 से ये 33 कर दिए जाते हैं। तो टोटल इस समय जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं वो 33 मैक्सिमम है, और मैक्सिमम हो सकते हैं, और उसके बाद जो है A+1, तो टोटल 34 न्यायाधीश जो हैं वो बनाए गए। तो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या विधेयक 2019 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 30 के स्थान पर 33 कर दी गई, और प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम इसमें शामिल नहीं है, तो टोटल 34 हो गए। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल है। नेक्स्ट आते हैं सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अब ये सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, और अगर वो चाहे तो किसी और जगह भी सुनवाई, अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो न्यायाधीश जो है, तो उसमें क्या होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनको जो है कंसेंट लेना होगा राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना होगा। तो जब राष्ट्रपति जो है उसको जो है कंसेंट अपनी दे देंगे उस पर, या फिर उस पर जो है अपनी निर्णय दे देंगे, तो ऐसे केस में क्या है, वो सुनवाई जो है कहीं और भी कर सकता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि हैदराबाद और दूसरा जो है श्रीनगर, ये 2 जगह पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो अपनी सुनवाई कर चुका है पहले भी, तो ये याद रखिएगा, अभी तक केवल 2 जगह कर चुका है। अब आते हैं, ये अनुच्छेद 130 में गिवन है सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के बारे में। अब आते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 124 के 2 में दे रखा है कि 124 आर्टिकल जो है उसका 124(2) में दे रखा है कि एक चीफ जस्टिस होगा और बचे हुए जो अन्य जो होंगे वो न्यायाधीश होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो चीफ जस्टिस होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सहित जो है चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अब इसमें कोलेजियम सिस्टम का प्रावधान है। कोलेजियम सिस्टम का प्रावधान ये है कि मान लीजिए चीफ जस्टिस को नियुक्त करना है, तो उस केस में क्या होगा कि जो वर्तमान चीफ जस्टिस है वो अपने नीचे जो है उनके अंडर में जो चीफ जस्टिस होंगे, 4 चीफ जस्टिस जो जस्टिस होंगे, या कह सकते हैं कि जो मजिस्ट्रेट होंगे या जस्टिस होंगे 4, तो वो 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सलाह से वो नए चीफ जस्टिस को नियुक्त करेंगे।
कौन नए चीफ जस्टिस को नामित करेंगे। एक तरह से उनका नाम जो है वो प्रपोज करेंगे, और वो प्रपोज करने के बाद में किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा वो नाम, और फिर राष्ट्रपति जो है उस पर उस नाम को जो है एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहे जाएंगे वो, ठीक है, जिसका भी नाम दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में जो है उनके द्वारा जो कोलेजियम सिस्टम बनाया गया है उसके बाद, ठीक है। तो इसमें मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श, यहाँ पे परामर्श शब्द आया है कि हालांकि ये जो है जब ये नियुक्ति करनी होती है तो ये कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से करनी होती है, और कोलेजियम सिस्टम जो है वो न्यायाधीशों की जो राय ली जाती है। जो उच्चतम न्यायालय के जब मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय जो है BR गवई हैं, तो जो महामहिम BR गवई जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो वो जो है मान लीजिए उनको नियुक्त करना है किसी और नया टेन्योर जो है आ गया, 65 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी कर ली है, और इनका कोई टेन्योर तो होता नहीं है समय को लेकर के, तो 65 वर्ष की आयु मान ली पूरी कर लिए, तो रिटायरमेंट होने से पहले जो है वो क्या करेंगे, कोलेजियम सिस्टम एक होगा। तो कोलेजियम सिस्टम में वो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सलाह लेंगे, उनकी सलाह लेकर के नाम प्रपोज करेंगे। नाम प्रपोज करने के बाद वो राष्ट्रपति के पास वो नाम को भेजेंगे, और राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन कर देंगे, उस पर जो है हस्ताक्षर कर देंगे और मोहर लगा देंगे, उनकी सील होगी, उसके साथ उसमें वो उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के केस में क्या होता है तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श कंसल्टेशन करने के पश्चात जिनसे परामर्श करना है वह आवश्यक समझे उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं, नियुक्त करेंगे प्रत्येक न्यायाधीश को। यहाँ पे जो है कि जो भी जिसको जो भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस बनेगा वो उसके लिए बताया मैंने। अब मान लीजिए हाई कोर्ट है, अब हाई कोर्ट से जो है वो जो उनकी नियुक्ति करनी है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, किसी हाई कोर्ट की, तो वैसे मामले में क्या होगा कि राष्ट्रपति जो हैं वो जब नियुक्ति करेंगे तो सलाह लेंगे, किसकी सलाह लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनके वो जो है 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश को चुनेंगे जिसको वो चाहें, तो उनको जो है यहाँ पे जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही एक तरह से लिया जाता है, तो उनको लेकर के जो है ये, और साथ साथ में जो हाई कोर्ट है, जिस हाई कोर्ट में वो चीफ जस्टिस जो जस्टिस जो है नियुक्त किए जा रहे हैं, तो वहाँ के चीफ जस्टिस का भी कंसेंट लिया जाएगा। तो जब इनका कंसेंट लेने के बाद में, इनकी जो है राय लेने के बाद में, फिर से ये जो है कोलेजियम सिस्टम नाम भेजेगा। नाम भेजने के बाद में जो है राष्ट्रपति उस पर जो है संस्तुति प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से जो है किसी भी हाई कोर्ट में जो है जस्टिस जो भी नियुक्त किए जाने हैं वो किए जाएंगे। अगर ट्रांसफ़र की बात आती है तो ट्रांसफ़र के केस में मान लीजिए एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है चीफ जो राष्ट्रपति को, किसी भी जस्टिस को वहाँ के, या फिर चीफ जस्टिस को एक देश से दूसरी जगह करना है, तो ऐसे केस में जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है भारत के जो उस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको जो है 4 जो है न्यायाधीशों की, 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह लेनी होगी, और साथ साथ में वहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ द जो हाई कोर्ट है जहाँ पर भी इनको नियुक्त किया जा रहा है तो उनसे भी सलाह ली जाएगी। तो याद रखिएगा कि जब ट्रांसफ़र होता है तो 4 से सलाह लेते हैं, और जब नियुक्ति होती है तो 2 से, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसके बाद वही अनुमोदन जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति जो है जैसे चाहें उसे जो है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, या फिर जो है हाई कोर्ट में जो है उसको नियुक्त भी कर सकते हैं। तो इनकी नियुक्ति के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो जैसे कि मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करनी है, तो उसको जो है, या फिर कोई जस्टिस है उनको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करनी है, तो ऐसे केस में क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए उस व्यक्ति को। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत के नागरिक होना जो है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया या विकृति चित्त नहीं होना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी उसकी सही हो, ठीक है, मेंटली डिसऑर्डर ना हो उसमें। तो और जो नेक्स्ट है वो ये है कि 10 साल तक जो है वो वकील रह चुका हो, या फिर एडवोकेट रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो किसी भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे 10 साल के लिए वो अधिवक्ता रह चुका हो हाई कोर्ट में, और 5 साल के लिए जज रह चुका हो
हाई कोर्ट में, इन दोनों में से कोई एक, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कोई बड़ा विधिवेत्ता हो, बहुत ही ज़्यादा जो है विधि के बारे में उसकी नॉलेज हो। तो ऐसे केस में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो, ये उनकी अर्हताएँ हैं, ये उनको जो है ऐसे केस में कि उनमें से कोई जो ऐसा उसको फॉलो कर रहा है, इनको जो है इसकी कैटेगरी में आ रहा है, तो निश्चित बात है कि उसको जो है नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस। ठीक है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की बात आ गई, यहाँ पे परामर्श करने की बात आ गई। उसके बाद में अनुच्छेद 124 के 3 में न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया कि जो भी क्वालिफिकेशंस हैं और जजेस की, वो मैंने अभी बताया कि भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, या फिर वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक का अधिवक्ता या एडवोकेट 10 वर्ष तक रहा हो। एक या एक से अधिक, यहाँ पे जो है टोटल टेन्योर जो है वो गिना जाएगा। तो ये लगातार होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष लगातार, और या फिर जो है 10 वर्ष लगातार एडवोकेट रहा हो या 5 वर्ष लगातार न्यायाधीश रहा हो, है ना। तो उच्च न्यायालय में तभी वो जा कर के सुप्रीम कोर्ट में उसको जो है जज बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ अथवा में आ गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, यानी उसको जो है विधि की जो है लॉ की पूरी नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो है फॉलो इसी को किया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम में भी फॉलो इसी को किया जाता है। अब आते हैं कॉलेजियम सिस्टम पे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई ये योग्यता है, अब इन योग्यताओं को वो जो है उसकी योग्यताएं जो है फुलफिल हो रही हैं, इन क्वालिफिकेशंस ये उसके पास हैं, किसी व्यक्ति के पास जो कि भारत का नागरिक भी है, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 साल के लिए जज भी रहा है, और या फिर जो है 10 वर्ष तक जो है सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है वो अधिवक्ता रहा है या फिर एडवोकेट रहा है। तो ऐसे केस में क्या है कि जब ये क्वालिफिकेशंस को, एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस को जो है उसके पास होती हैं, तो उसके बाद जो है ये कॉलेजियम सिस्टम में, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI, वो CJI जो है किन्हीं 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, तो किन्हीं 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह लेंगे, और उन सलाह लेने के बाद में उनको किसी भी हाई कोर्ट से या कहीं से भी उनको बनाना होगा। तो अभी तक बात आई है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कभी कभी बीच में ऐसा भी हुआ है कि जो सीनियरिटी है उसको जो है नहीं माना गया है, और जो उससे जो है वरिष्ठ न्यायाधीश ना होकर के जो उससे जो है निम्न न्यायाधीश हैं जो तो उनको भी जो है नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी तक का जो एक तरह से जिसको कहा जाता है कि जो चलन में आया है, तो चलन में आया वो यही आया है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसी को जो है मौका दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होना जो है ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 अन्य जजेस की जो है वो यहाँ पर सजेशन लेंगे, या कह सकते हैं कि उनकी सलाह लेंगे, और उनकी सलाह के बाद में वो जो नामित किए जाएंगे, वो नामित करने के बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद जो भी अन्य जजेस हैं, तो अन्य जो 4 जजेस वरिष्ठतम न्यायाधीश वो नामित करेंगे किसी जज को, चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट का जज हो या फिर जो भी ये क्वालिफिकेशंस जो है अर्हताएँ वो पूरी करता हो, तो उसको जो है नामित करेंगे, और वो नामित करने के बाद में वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास में जो उन नामों का जो जाएगा लिस्ट जाएगी, उनको जो है राष्ट्रपति किसी एक को जो है, या फिर जो भी वो एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनाने के लिए उस पर जो है अनुमोदन कर देंगे, उस पर संस्तुति प्रदान कर देंगे, उस पर जो है अपने हस्ताक्षर और साथ में उनकी मोहर जो है वो होगी उस पर लेटर पर। तो जो है इस तरीके से जो है वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जो है किसी भी हाई कोर्ट से जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जज जो है बन सकते हैं, जस्टिस बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है पारंगत विधिवेत्ता, ये तो क्वालिफिकेशंस आ गई। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहा गया अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस, तो इसमें उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेंगे।
अब ये जो मुख्य न्यायाधीश की सलाह है तो उसमें हमने बताया कि वो कोलेजियम सिस्टम है। तो वो कोलेजियम सिस्टम में मुख्य न्यायाधीश जो है उनको जो है ऐसी जो दिया गया है पावर कि वो साथ में जो है जो 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके साथ मिल बैठ करके उनकी सलाह करके तब जो है वो नाम जो है राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की परामर्श भी ले सकते हैं जिनमें वो परामर्श करना आवश्यक समझें। तो यहाँ पे है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्श, तो उच्चतम न्यायालय का परामर्श तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो लेंगे ही। तो उच्च न्यायालय के केस में जब हाई कोर्ट में उनको नियुक्ति करनी है तो जो उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस होगा, मान लीजिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय है तो वहाँ का जो चीफ जस्टिस है, तो मान लो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो ऐसे मामले में क्या होगा कि वहाँ के जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे सलाह लेने का प्रोविज़न है। तो वो प्रोविज़न भी जो उसमें रखा गया है कि उनके साथ साथ जो है अब यहाँ पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, पर्टिकुलर हाई कोर्ट इन विच ही हैज़ टू बी अपॉइंटेड। ठीक है। तो उसको जो है ही और शी हैज़ टू बी अपॉइंटेड, उनको जो है अपॉइंट करना है वहाँ पे उस उच्च न्यायालय में। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो वहाँ के जो है चीफ जस्टिस को भी सलाह लेने के लिए उनको परामर्श लेने के लिए उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, उनसे लिया जाएगा परामर्श। तो ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श नहीं ले सकते, वो परामर्श करना आवश्यक समझे तो ये जो है ये आवश्यक समझे तो यहाँ पे राष्ट्रपति की बात आती है कि इट इज़ नॉट द मैंडेटरी, लेकिन आवश्यक समझे तो अगर वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है अभी तक जो भी मामले हैं उसमें क्या होता है कि इसको फॉलो ही किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस, जैसा कि मैंने भी बताया, से परामर्श करके ही अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है, अब अनुच्छेद 126 में ये एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है उसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति का प्रावधान है। तो ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति, मान लीजिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो उनका पद अगर रिक्त हो जाता है, किसी कारणवश अनुपस्थित होते हैं या वो अपने कर्तव्य के पालन में जो है करने में जो है उसमें उनको असमर्थ होते हैं, अपनी जो है ड्यूटी जो है उसको निभाने में उनके वो असमर्थ होते हैं या फिर एक तरह से जो है वो फुलफ़िल नहीं करते हैं कंडीशन को, या वो बीमार चल रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसी केस में क्या होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश जो रिक्रूट किया जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा रिक्रूट नहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस जो बनाए जाते हैं, तो वो जो है सीनियर मोस्ट को ही वो पदभार दिया जाता है। तो राष्ट्रपति ऐसे केस में जो है सीनियर मोस्ट जज जो होगा उसी को जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाएंगे। ठीक है, पर ये भी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये जो है एक परंपरा चली आई है कि जो चीफ जस्टिस के बाद में जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको ही जो है कार्यकारी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो ऐसे में वो सलाह लेते हैं और इसमें जो है सीनियर मोस्ट का ही जो है नाम आता है। तो ये परंपरा भी रही है और जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देंगे। फिर बात करेंगे हम कि उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एडहॉक जजेस की भी नियुक्ति की जा सकती है। एडहॉक जजेस की मतलब ये है कि गणपूर्ति अगर जो है वो पूरी नहीं है। गणपूर्ति कितनी होती है, कहने का मतलब है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी भी मामले को सुनने के लिए, अगर वो नहीं है तो ऐसे केस में जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है का प्रावधान जो है जो अनुच्छेद संख्या 127 में दिया गया है। तो इसके लिए जो है ये मुख्य न्यायाधीश जो है अगर एडहॉक जजेस नियुक्ति करना चाहे तो वहाँ पे भी जो है एडहॉक जजेस की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की सलाह से राष्ट्रपति जो है उसको करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति उनको लेना ज़रूरी होता है। तो ऐसे केस में क्या है
कि ये अनुच्छेद 127 में बताया गया है, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। ठीक है, उससे पहले जो है राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है। ठीक, तो उसके बाद जो है कोई भी, जैसे मान लीजिए उच्च न्यायालय में है, तो उच्च न्यायालय में या फिर ऐसे न्यायाधीशों की जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो। तो उच्च न्यायालय का मैंने बताया आपको कि 2 जो है सीनियर मोस्ट जजेस जो है चीफ जस्टिस जो है उनके साथ जो है मंत्रणा करते हैं, बात करते हैं या उनके राय मशवरा करते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ जो है जिस हाई कोर्ट में वो जो है नियुक्त किया जा रहा है कोई जो जस्टिस है, तो वो नियुक्त किए जा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो वहाँ के चीफ जस्टिस से भी सलाह ली जाएगी। तो उसको बाद में फिर वो नाम जो है वो भेजे जाएंगे किनके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जो है उसको जो है अनुमोदन उसको प्रदान करेंगे, उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उच्चतम, अब उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट के केस में मैंने जैसा कि बताया कि अगर नियुक्ति की बात आ जाती है किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, तो अब इसमें क्या है कि नियुक्ति की बात में ये है कि कम से कम जो है 10 साल तक लगातार जो है वो किसी व्यक्ति जो है वो निचली अदालत जो है वहाँ पर जो है जिला अदालत जो है या जिला एवं सेशन जज होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो 10 साल तक जो है जज रह चुके हों। तो ऐसे जो है उच्च न्यायालय में फिर वो उनको नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है कोलिजियम सिस्टम होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है 2 जजेस के साथ साथ जो है 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ साथ जो है उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सलाह मशवरा होते हैं। उसके बाद जाकर के वो एक तरह से जो भी नॉमिनी होते हैं उसके लिए उनको जो है नॉमिनी क्यों कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि उन जो भी जो चीफ जस्टिस हैं जो भी उनके द्वारा नामित किए जाते हैं, जो भी नाम जो है भेजे जाते हैं जिन जस्टिस के, तो उनको जो है उनमें से किसी एक को जो है वो या फिर उन नामों को जो है वो किसी हाई कोर्ट में जस्टिस के लिए राष्ट्रपति जो है अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किया जा सकता है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? जब गणपूर्ति ना हो, जब कोरम जो है वो पूरा ना हो। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र में, सेशन में आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति या कोरम ना होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। फिर आते हैं अनुच्छेद संख्या 128। तो मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है इसमें कि आवश्यकता पड़ने पर वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए को लेकर के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी अवकाश प्राप्त, अब यहाँ पे जो है रिटायर्ड जज जो हैं वो भी नियुक्त किए जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटायर्ड जज हैं, जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं, उनसे भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। और ऐसे केस में क्या है कि वो जिनसे ये जो एक तरह से इनको जो है नियुक्त किया जा रहा है, मान लीजिए जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे केस में जो रिटायर्ड जज हैं वो चाहें तो मना भी कर सकते हैं। तो ये उनकी सहमति पर है, वो असहमत भी हो सकते हैं। तो ऐसा न्यायाधीश कार्य करने के लिए सहमत या असहमत हो सकता है। तो यहाँ पर बात आती है आर्टिकल 128 में, यहाँ पे ये एडहॉक जज ना होकर के जो रिटायर्ड जज हैं या फिर जो भी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं उनके बारे में। फिर आते हैं शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, चाहे किसी भी हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के, चाहे कोई अन्य जजेस हों, तो उनको जो है शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और हाई कोर्ट, कोई हाई कोर्ट है किसी राज्य का और उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या अन्य जजेस हैं उनकी शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाते हैं। शपथ के केस में राज्यपाल दिलाते हैं, शपथ जो है अलग अलग रहेगी, लेकिन उनको जो है नियुक्ति करने का जो प्रावधान दिया गया है संविधान में, वो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओथ और एफर्मेशन अनुच्छेद 124 के 6 में दी रखी है। ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ
या प्रतिज्ञान करेंगे। शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। ठीक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे कि वेतन एवं भत्ते जो होते हैं वो अनुसूची 2 में होते हैं, अनुसूची 3 में जो है एफर्मेशन और ओथ होती है। फिर से यही है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ इस क्लास में कि उनकी शपथ के बारे में जो तीसरी अनुसूची है वो उसमें नहीं दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग को ये पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए। कभी कभी क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो मान लीजिए कन्फ्यूजन आ गया और आपने जो है सोचा कि नहीं ये तो तीसरी अनुसूची जो है शपथ की है, तो उसमें भी वो शपथ जो है सभी की शपथ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है इनकी शपथ इन्वॉल्व नहीं है, उसमें जो है अनुसूची 3 में नहीं दी गई है। ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते, यहाँ पे बात आती है कि जो सैलरीज एंड अलाउंसेस जो हैं जजेस के वो क्या होंगे। तो भारत की संचित निधि है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको जो है ये वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। 2,80,000 रुपये जो है वो वेतन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और 2,50,000 जो है वो अन्य जजेस का है, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनका भी 2.5 लाख है, और जो नीचे वाले होंगे तो उनका जो है 2,25,000 है। ठीक है, वेतन। और ये वेतन किससे दिया जाएगा, सैलरी एंड अलाउंसेस किससे दिए जाएंगे जजेस को, वो भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, पेंशन ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसमें एक और बात इम्पोर्टेंट मैं ये बता दूं कि जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं या अन्य जजेस होते हैं उनका जो वेतन है वो किससे दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, राज्य की संचित निधि से, क्योंकि वो राज्य में नियुक्त होते हैं। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद फिर उनको जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो पावर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जिसको कि मैंने बताया कि ये अनुच्छेद 131 में दिया है कि भारत सरकार और तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद आता है, कोई जो है कोई ऐसी बात होती है कि जो मतलब कि उसमें जो सहमति आवश्यक होती है राज्यों की, लेकिन वो जो है वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात आ जाती है कि राज्यों की स्वायत्तता की बात आ जाती है। और बहुत बार में ऐसा हुआ है कि नियुक्ति के केस में, मान लीजिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति केस में ऐसी बात आई है पिछले कुछ सालों में किसी राज्य में कि वहाँ पे जो है राज्यपाल ने अपने विवेक के अनुसार जो नियुक्ति दी गई है, तो वो नियुक्ति के केस में भी जो है वो केंद्र सरकार के जो विपक्ष में जो राज्य की जो सरकार बनने वाली है या फिर कोई दल है, तो वो उनके विपक्ष में जा कर के उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है। ठीक है, वो जो है उनके बीच का विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है। फिर राज्य और केंद्र के बीच में, जैसा कि मैंने बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर की बात ही, राज्य की स्वायत्तता की बात है, तो कोई डिसीजन है, मान लीजिए वो डिसीजन जो है, जैसे मान लीजिए अभी दिल्ली के केस में रहा कि, या फिर कोई केरल का केस है या फिर तमिलनाडु का केस है, आपने सुना होगा कि राज्य सरकार कोई निर्णय लेना चाहती है और उसके बाद जो है वो राज्यपाल को अनुमोदन के लिए, राज्यपाल को स्वीकृति के लिए कोई बिल या विधेयक भेजती है, तो राज्यपाल जो है उसको स्वीकृत नहीं करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो ऐसा अगर होता है तो उस केस में क्या होता है कि वो फिर राज्य सरकार जो है वो भारत सरकार के खिलाफ में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो उनके बीच में वो जो विवाद का निपटान कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, ऐसे विवाद जहां भारत सरकार या तथा एक या अधिक राज्य एक तरफ हों और एक या एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ हों, तो भारत सरकार और कुछ राज्य एक तरफ हो गए और दूसरी तरफ अन्य राज्य हो गए, तो उनके बीच का भी निपटारा जो है वो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है। फिर है 2 या 2 से अधिक राज्यों की मध्य विवाद की सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय करता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 या 2 से अधिक कोई 2 राज्य हैं, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 262 है, तो 262 में
जल विवाद को लेकर के बात आती है। तो जल विवाद को लेकर के बात आती है तो ऐसे केस में जैसे कावेरी नदी के बारे में बात आई। तो अभी जो मैंने इससे पहले वाली बात बताई अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि जो स्टालिन जो हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा राज्यपाल पर आरोप लगाया था कि इन्होंने जो है जो भी हम बिल भेजते हैं, जो भी हम यहाँ से पास करके, सदन से पास करके, उसको राज्यपाल जो है अपने पास रख देते हैं, उसको उस पर जो है अपना अनुमोदन या अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करते, या जो भी उनको करना है वो नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में वो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जो है लेकर गए। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई राज्य है और दो राज्यों के बीच में मान लीजिए नदी जल विवाद है, तो ऐसे केस में भी होता है। ठीक है। फिर जो है दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद की सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है। अब बात आते हैं समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कंकरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। कंकरेंट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है, ये जो मामले हैं, इसके जो मामले हैं वो किसी भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों को समान रूप से देखा गया है। अब किस में समान रूप से देखा गया है? तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। तो इस अनुच्छेद के तहत जो है मूल अधिकार को लेकर के, हनन को लेकर के कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है। तो इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से होता है। मूल अधिकारों का संरक्षक, तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब मूल अधिकारों को के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में से किसी भी न्यायालय में वाद जाने के लिए स्वतंत्र है। तो मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में दे रखा है कि कौन कौन सी रिटें हैं जिनके द्वारा जो है व्यक्ति जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या फिर डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो उसमें 5 रिटें दे रखी हैं, जिसमें 2 रिट जो हैं वो न्यायिक हैं, संबंधित है, न्याय से संबंधित है, न्यायालय से संबंधित है। एक तो है प्रोहिबिशन और दूसरा है सर्टोरारी। ठीक है। तो ये जो 5 हैं उसमें प्रोहिबिशन और सर्टोरारी जो है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, प्रतिषेध जो है वो प्रोहिबिशन को कहते हैं और उत्प्रेषण जो है सर्टोरारी। तो सर्टोरारी और उत्प्रेषण को छोड़ करके जो 3 हैं, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस और क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा जिसको बोलते हैं। हैबियस कॉर्पस को मैंने बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी 24 घंटे के अंदर जो है अगर पुलिस किसी व्यक्ति को जो है पकड़ लेती है तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। और तीसरा जो है मैंडमस परमादेश होता है, वो होता है। तो इसके बारे में अभी हम चर्चा अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, मूल अधिकार के चैप्टर में वो दे रखा है। तो मूल अधिकार से संबंधित जो वीडियो है का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसमें जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इन अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय दोनों को शक्ति दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है अपीलीय न्यायालय। तो कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए निचली अदालत ने कोई मामला जो है उसको सुना और सुनने के बाद में जो कोई डिसीजन दिया, तो उसके उस डिसीजन के विपक्ष में जाकर के उस डिसीजन को जो है फिर से जो है चुनौती देने के लिए, या उस डिसीजन को जो है एक तरह से जो कह सकते हैं अपील दायर करने के लिए, तो वो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल होगा। तो अपील के केस में ये नहीं है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। अगर निचली अदालत ने दिया है तो पहले हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से की जो है वहाँ पर जो है उसकी जो पूरी तरह जो उसका ज़िरह होगी या वहाँ पर जो मामला सुना जाएगा, उसके बाद जो है वहाँ पर जब मामला सुना जाएगा उसका निर्णय आ जाएगा। उसका निर्णय आने के बाद में अगर वो मान लीजिए किसी वादी है तो उसके पक्ष में वो निर्णय नहीं आता है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाए अपनी अपील दायर कर सकता है। तो ऐसे संवैधानिक मामले जितने भी हैं उसके केस में, जैसे अनुच्छेद 132 में ये दे रखा है कि संवैधानिक मामलों में जो है ऐसी बात आती है। अब संवैधानिक मामले क्या है? किसी की नियुक्ति को लेकर के कोई संवैधानिक मामले हैं। मान लीजिए किसी कोई एपलेट ट्रिब्यूनल है, जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो उसको लेकर के कोई मामला है तो वो जा सकते हैं।
या फिर कोई मान लीजिए जो कमीशन है SC/ST का, या फिर OBC कमीशन है, या फिर मान लीजिए मानवाधिकार आयोग है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो उसके द्वारा जो सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया उसके विपक्ष में मान लीजिए वो उसको उल्लंघन को लेकर के, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को लेकर के कोई व्यक्ति जा सकता है। तो ये संवैधानिक मामले हो गए। 133 में सिविल मामले हो गए। सिविल मामले ये आपराधिक जो भी मामले होते हैं, क्रिमिनल मैटर के अलावा जो होते हैं सिविल मामले होते हैं, जैसे कोई संपत्ति से संबंधित कोई मामला है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये इसके लेकर के भी ये अपील दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। ये अपेलेट जो है एक तरह से ये थ्रू प्रॉपर चैनल रहेगा। फिर 134 में आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल मैटर्स में ये जान लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है उसको जो है मौत की सज़ा दी गई है या फिर उसको आजीवन कारावास दिया गया है, तो वो आजीवन कारा या मौत की सज़ा जो है वो सबसे निचली अदालत जो है सत्र न्यायालय देता है। ठीक है, सेशन जज जो है वहाँ पे वो वहाँ के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो देते हैं। फिर वहाँ पे उसके बाद में जो उसी राज्य के उच्च न्यायालय में वो मामला जाएगा, फिर उच्च न्यायालय जो है उस पर जो है अपना निर्णय देगा। अगर वो निर्णय जो है उनके पक्ष में तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के अपील दायर करेंगे हाई कोर्ट के निर्णय के विपक्ष में। तो ये 134 में आपराधिक मामलों की बात आती है। अनुच्छेद 136 में वह किसी मामले में अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। किसी मामले में मान लीजिए कोई ऐसा मामला है, तो यहाँ पे जो बात आती है कि एक तरह से PIL की बात आ जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, तो जिसको कह सकते हैं कि जो जनहित याचिका है। तो जनहित याचिका के मामले में कोई भी व्यक्ति जो है किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर के, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो उसके पास वकील मौजूद नहीं है या उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने पक्ष के लिए, बचाव के लिए वकील कर सके, एडवोकेट कोई कर सके, तो ऐसे केस में क्या होता है, कोई तीसरा व्यक्ति जो है उसके पक्ष में जो है वो अपील दायर कर सकता है। तो ऐसे मामलों में जो है ये विशेष इजाज़त जो है वो लेनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है किसी मामले में अपील के लिए विशेष इजाज़त भी, स्पेशल लीव भी दी जा सकती है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 137 में अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय का पुनर्वलोकन करने के लिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया, न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो अपने ही निर्णय को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है बाद में जाकर के बदल सकता है। अब ऐसे केस में जो है जो मामला आया है पहले से, तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रस्तावना पर बात आती है, प्रियम्बल पर, कि प्रियम्बल में जो है संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, तो इसको लेकर के जो है शंकरी प्रसाद बनाम जो है राजस्थान राज्य है, या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला है। ठीक है, और उसके बाद जो मामला आता है ये केशवानंद भारती एवं केरल राज्य का, ठीक है, बनाम केरल राज्य का, और उसके बाद जो है मिनर्वा मिल्स वाद आता है। तो ये सभी वाद जो है ये एक के बाद एक जो है ये उसमें देखा गया है कि जो निर्णय जो दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, पहले निर्णय को ही दिया, फिर उसके बाद उसको पलटा कि वो जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये बात क्लियर हो गई। जो सबसे बड़ी जो पीठ थी, 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी, तो केशवानंद भारती जो थे वो केरल के एक संत थे, या है ना, मठ के संत थे, तो उन्होंने जो है इस पर अपना जो है अपनी दायर की थी। तो उसमें बात आई थी कि बाद में कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, बल्कि इसमें ये अनुच्छेद 13 में गिवन है मौलिक अधिकार में, उसको आप जाके रेफ़र कर सकते हैं, उस वीडियो को उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम केवल थोड़ा सा ये बताएंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये कहा गया था कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, अपितु जो मूल अवधारणा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होंगे, तो जो प्रस्तावना में शब्द दे रखे हैं वो माना गया है। तो वो इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा कि कौन कौन से जो मेजर जो कौन कौन से शब्द हैं या फिर प्रस्तावना में जो संशोधन किया जाना है कि उसको लेकर के क्या है। तो यही बताया गया कि मूल अवधारणा का खंडन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको
किसी प्रकार से आहत नहीं किया सकता है, या संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक तरह से चुनौती देता हो। ठीक है, तो उसको जो है आप ज़रूर जो है मौलिक अधिकार वाले वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 139 का 139 का कुछ मामलों में अपने पास सुनवाई के लिए मांग भी सकता है सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि अच्छा, इसमें एक बात और है कि 137 अनुच्छेद में जो बात कही गई है कि अभी मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी, तो इसमें बात एक चीज़ और आई थी कि प्रस्तावना में शब्दों को जोड़ा जा सकता है, अपितु शब्दों को हटाया नहीं जा सकता। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जो भी पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, है ना, और जो अखंडता शब्द बाद में जोड़े गए थे, है ना, जो संविधान संशोधन के बाद में 42वें संविधान संशोधन के बाद में, तो इनको जो है अब हटाया नहीं जा सकता। ये केशवानंद भारती वाले केस में ये क्लियर हुआ था। ठीक है, तो केवल जोड़ा जा सकता है, प्रस्तावना में शब्द हटाए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 139 का में कुछ मामलों के लिए पास सुनवाई के लिए भी मंगा भी सकता है। अब मान लीजिए कोई मामला है, मान लीजिए कोई ऐसा मामला, संगीन मामला है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र से है, मान लीजिए कोई क्रिमिनल से रिलेटेड मामला है, या फिर कोई ऐसा मामला है कि जिसको जो है समाज को लेकर के समाज को दूषित कर रहा है कोई मामला, या कैसे मान लीजिए जो कुछ मामले होते हैं तो उस मामले में जो इसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि स्वतः संज्ञान लेने का जो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अधिकार है। तो वो किसी भी न्यायालय से जो है केस जो है अपने पास मंगवा सकता है, सीधे स्वतः जो है वो संज्ञान ले सकता है। दूसरी जो बात इम्पोर्टेंट है कि कोई मामला मान लीजिए हाई कोर्ट में है, तो एक हाई कोर्ट में मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बात आए या बिहार में आए या जिस स्टेट से भी संबंधित हाई कोर्ट है, तो वहाँ के हाई कोर्ट से वो मामला दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो स्वतः संज्ञान का मामला जो है ये 139 का में जो है इस अनुच्छेद में आता है। ठीक है ना। फिर आते हैं अनुच्छेद 141, उच्चतम न्यायालय दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होंगे। यहाँ पे यही बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनको जो है एक तरह से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कभी कोई डिबेट होती है, डिबेट कहेंगे या फिर कहेंगे जब कोई वाद पर चर्चा होती है वहाँ कोर्ट में, तो ये पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं वो खंगाले जाते हैं कि इससे संबंधित कोई मामला ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कोई निर्णय दे रखा हो। तो ऐसे केस में क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट का उस मामले के जो निर्णय दे रखा है उसका हवाला दे करके, उसकी जो बात करके जो है ये जो कोई भी एडवोकेट जो है उसको किसी भी डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ जो प्रेसिडेंट आती है, या फिर पूर्व निर्णय का सिद्धांत जो है ये इसको जो है माना जाता है इसको। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है क्या है कि मान लीजिए ऐसे अगर वो नहीं करते हैं तो उस केस में जो है ये जो उनके जो जितने भी उन्होंने जो भी केस हैं, जो भी सुनवाई करी है, तो उनके द्वारा दिया गया डिसीजन जो होगा आबद्धकर होगा या एक तरह से पूरी तरह से मान्य होगा। तो यहाँ पे ये बात आती है कि ये पूरी तरह से मान्य की बात आती है। लेकिन जो एक और जो दूसरी बात जो है वो अभिलेख न्यायालय की बात है, तो उसको मैंने उसको भी बताया कि अभिलेख न्यायालय का मतलब है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे उनके डिसीजंस। ठीक है, तो वो भी मैंने बता दिया है। तो इसमें ये जो आता है कि सभी न्यायालयों को आबद्ध करके बात आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजंस हैं वो सभी न्यायालयों पर लागू होंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो निचली अदालतें हों। ठीक है, ये अनुच्छेद 141 में बताया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता, एडवाइजरी जुडिक्शन प्रदान की गई है। तो इसके बारे में मैंने बता भी दिया है कि जब भी कभी मान लीजिए राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि सलाह लेनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से या फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसे मामले में क्या है कि वो राष्ट्रपति जो है सलाह जो है वो ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। तो ये जो है सलाहकारी अधिकारिता जो है वो
ये आर्टिकल 143 में दे रखी है। और ये जो है इसको जो है ये एडवाइस जो है वो राष्ट्रपति मांग सकते हैं। और उसके बाद जो है वो एडवाइस जो है वो निश्चित बात है कि ना उसको फॉलो कर भी सकते हैं, उसको जो है उस एडवाइस को जो उन्होंने मांगी है उसको मान भी सकते हैं और उसको नहीं भी मान सकते हैं। ये भी प्रोसीजर है। अच्छा, अब इसमें एक बात है, लेकिन जजों की नियुक्ति के केस में उनको ये एडवाइस जो है माननी ही होती है। ठीक है, नियुक्ति के केस में अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, उसका दर्जा दिया गया है। और इसमें जो है अगर यही बात मैंने अभी बताई थी कि जो भी इनके डिसीजंस हैं वो एक तरह से अभिलेखी के रूप में, अभिलेख के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो भी निचली अदालतें हैं, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट भी है, तो कोई मसला ऐसा आता है, ऐसा वाद आता है, ऐसी कोई जो है किसी बात पर जो सब जुडिशियल मामला होता है, तो ऐसे केस में जो है मान लीजिए कोई मामला आया तो उसके में जो है पुराना, जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने रिकॉर्ड्स जो है खंगाले जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय तो नहीं दिया है जो कि इस मुकदमे से संबंधित है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए इसको जो है दरकिनार कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन को, तो उस केस में क्या होता है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। तो अवमानना जो है ये हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। तो उस केस में जो है इसको ये अभिलेख न्यायालय जो होता है, तो अभिलेखी न्यायालय के रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया है, अतः उसे अपने अवमान, कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति भी है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे तो फिर वो दंड देने की शक्ति भी इसमें दी गई है। ठीक है, तो इसके बाद न्यायाधीशों पर प्रतिबंध है। अब इसमें क्या प्रतिबंध है न्यायाधीशों पर? अनुच्छेद 124 के 7 में दे रखा है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑफ जजेस। इसमें क्या है कि जैसे कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो जो है फिर बाद में मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद में कहीं पर भी जाकर के वो वकालत नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा कि कहीं पर भी जो है निचली अदालत में या किसी भी केस में जाकर वो वकालत नहीं कर सकते। इसको लेकर के उनको रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है। तो कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर भी वकालत शब्द का है कि कहीं पर वो एक तरह से प्रैक्टिस जो कह सकते हैं कि एडवोकेट के रूप में काम नहीं कर सकता। दूसरा जो बात आती है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात आती है, NHRC। इसका हमेशा जो NHRC के चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो हमेशा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होंगे। रिटायर्ड CJI ही बनाए जाते हैं इसके चेयरमैन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो इसके बाद आते हैं न्यायाधीशों का हटाया जाना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमूवल ऑफ जजेस। ये 124 के 4 में दे रखा है। अब कब हटाए जाएंगे? जब भी कैसी मान लीजिए कोई सिद्ध कदाचार को लेकर बात आ रही है कि एक तरह से प्रूव हो जाता है कि इनका मिसबिहेवियर है, या फिर असमर्थता हो जाती है, इनकैपेसिटी हो जाती है, या फिर इन्हीं दो मामले, खास तौर से इन्हीं दो मामले में इनको हटाया जा सकता है। या फिर मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो वो भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो सिद्ध कदाचार में आ जाता है। ठीक है, तो एक तरह से जो है मान लीजिए किसी भी न्यायाधीश को हटाया जाना है। अब यहाँ पे मामला आता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी बात करेंगे हम, यहाँ पे हाई कोर्ट की भी न्यायाधीश की बात करेंगे। और अभी मामला जो बिल्कुल नया मामला है वो जस्टिस वर्मा का है। तो उसके पहले जो मामले आए हैं उसमें सौमित्र सेन का भी मामला आया है, PT दिनाकरन का भी मामला आया है, वी रामास्वामी का मामला सबसे पुराना है वो भी आया है, और अभी जो है जस्टिस यशवंत वर्मा। ठीक है, तो जो जस्टिस यशवंत वर्मा है इनका मामला भी जो है अभी पेंडिंग है, यशवंत वर्मा। ठीक है, अब इनका मामला क्या है ये सभी को पता है। इसमें जो है इनके घर में जो है जहाँ पर भी जो
इनके कर्मचारी जो है या फिर नौकर रहते थे वहाँ पर नोट जो है जले हुए नोट मिले, ठीक है। तो उसके बाद में जो है इस पर जो है उनको जो है ट्रांसफ़र भी किया गया एक वहाँ से उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। फिर इनको जो है कोई काम नहीं दिया गया। ये आखिरी समय तक इन्होंने जो है कि रिटायरमेंट के लिए इनको जो है प्रेशराइज़ किया गया कि आप ऐसा कर दीजिए कि अपना रिटायरमेंट ले लीजिए आप जो है तो ये मामला जो है लंबा नहीं जाएगा। तो इन्होंने नहीं माना। अभी क्या हुआ फिर उसके बाद में अब मामला आया है कि इन पर जो है तो ये बात है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो अन्य जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो उसी विधान से अलग उनको जो है हटाया जा सकता है जिस विधान से जो है राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसीजर है वैसा ही। तो एक तरह से ये जो है महाभियोग की जो राष्ट्रपति को ना बोला गया है कि महाभियोग इम्पीचमेंट जो है उसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर भी इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम, ठीक है, महाभियोग का। अब किसी भी न्यायालय में किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव जो है वो कहाँ आएगा? संसद में, संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी, ठीक है। अब ये प्रस्ताव जो आएगा इसमें एक खास बात होती है कि इसमें जो प्रस्तावक होंगे वो प्रस्तावक जो होंगे वो क्या होंगे? 100 प्रस्तावक जो होंगे वो लोकसभा से होने चाहिए और 50 प्रस्तावक जो हैं वो राज्यसभा से होने चाहिए। यानी जो प्रस्ताव रखेंगे जो लोकसभा और राज्यसभा से वो 100 सांसद जो हैं वो लोकसभा से और 50 सांसद जो हैं वो राज्यसभा से प्रस्ताव रखेंगे कि उनके खिलाफ में जो जिनके खिलाफ में जो चीफ जस्टिस को या फिर किसी जस्टिस को हटाना है, जैसे यशवंत वर्मा की बात आई है, जस्टिस यशवंत वर्मा की बात आई है, ठीक है। तो जब ये प्रस्ताव किसके पास जाएगा? फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा और राज्यसभा में सभापति के पास जाएगा। तो इस प्रस्ताव को जो है पारित किया जाएगा, ठीक है। उस पर जो है एक तरह से इस प्रस्ताव पर जो है मोहर लगेगी कि ठीक है इस प्रस्ताव पे हम चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद जो है इस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में कमेटी बैठेगी। कमेटी बैठने के बाद में जो है वो निर्णय जो है वो निर्णय जो लोकसभा से विधेयक पारित हो, लोकसभा से ये प्रस्ताव पारित होगा और राज्यसभा से ही प्रस्ताव पारित होगा। दोनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद जो है उस न्यायाधीश को जो है वो महाभियोग के चलते उनको जो है हटाया जाएगा। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा मामला नहीं आया है। ज़्यादातर मामलों में चाहे वो जस्टिस कन्नन की बात हो, चाहे वो जस्टिस पी.डी. दिनाकरन की बात हो, चाहे वी रामास्वामी की बात हो और चाहे वो सौमित्र सेन की बात हो, तो जितने भी जस्टिस हुए हैं उन्होंने ज़्यादातर जो है वो उन्होंने ऐसा केस होने से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है। अब लेकिन ये जस्टिस यशवंत वर्मा है, इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उसके बाद में जो है अब जो है ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसको लेकर के भी आप लोग सजग रहिएगा कि इस पेपर में कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ है। जस्टिस यशवंत वर्मा अभी जो है ये मामला बहुत ही नया है और इसको लेकर के जितनी भी जो एडिटोरियल्स है द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के या अन्य किसी पेपर के, उसमें बहुत विस्तार से इसको समझाया जाता है। तो उसको जो है अच्छी तरह से आप बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। अब चाहे वो लक्ष्मीकांत की किताब ही क्यों ना हो, तो उससे भी ज़्यादा विस्तार से जो है उसको समझा जा सकता है किसी भी एडिटोरियल या ओपिनियन को पढ़ करके, ठीक है। तो वो मैं वेबसाइट जो हमारी है aurastudy.in, उसमें आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स का एक जो है हमने बॉक्स बनाया है। तो उसमें जो है जितने भी आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम डालते हैं। तो वो जो है क्या है कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मामला जो है इससे संबंधित मामला, इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो भी आपको हिंदी में जो है मिल जाएगा। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो उसके ऊपर में इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं का जो है परिवर्तन जो है कह सकते हैं ट्रांसलेशन मौजूद है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उससे भी आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। खैर, तो प्रस्ताव जो है प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अब ये प्रस्ताव जो है ये प्रस्तावक थे, ठीक है। तो ये जो थे इन्होंने ये प्रस्ताव किया था 100 लोकसभा सदस्य ने कि यहाँ ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो ये लोकसभा में 100 जो MP होंगे और राज्यसभा में 50 MP होंगे, ये प्रस्ताव को लाएंगे।
फिर वो प्रस्ताव जो है वो पटल पर रखा जाएगा, संविधान वो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, तो उसको प्रस्ताव को कहेंगे कि ठीक है अब इस पर चर्चा करना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो 50 सदस्य जो होंगे वो राज्यसभा के, और वो जो हैं वो जो उपराष्ट्रपति होते हैं या राज्यसभा के सभापति होते हैं या कह सकते हैं, तो उनको जो है ये प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा के लिए बोल दिया जाएगा। सघन चर्चा के बाद में प्रस्ताव जो है पारित होगा, वो विशेष बहुमत से पारित होगा, यानी टोटल का 50% और प्लस जो उपस्थित हैं उसके 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए। जब वो पारित प्रस्ताव लोकसभा से भी हो जाएगा, राज्यसभा से भी हो जाएगा, जब दोनों जगह से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। तब जा कर के जो है जस्टिस जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों या फिर हाई कोर्ट के जस्टिस हों, वो हटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है इम्पोर्टेंट कि अब जब ये प्रस्ताव जाएगा तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा का अभी तक का मामला है कि जब भी कभी ऐसा हुआ है, तो फर्स्ट टाइम के केस में ऐसा हुआ था वी रामास्वामी के टाइम पे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कि प्रस्ताव जो है लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, या फिर जो बहुमत दल के नेता या फिर कह सकते हैं कि बहुमत वाली पार्टी या जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की या जिस घटक दल की सरकार है, तो वो सरकार जो है मान लीजिए उसको जो है जो कमेटी बनती है जो इस पर ये चर्चा होती है, उसमें जो है विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं, तो उसमें जो है एक तरह से विपक्ष को भी पूरी तरह से विश्वास में लेना आवश्यक होता है, जो जिस दल की सरकार है या जिस जो घटक दल की सरकार है। ठीक है, जैसे एनडीए है, तो एनडीए को जो है विपक्ष में जितनी पार्टी हैं उनको भी जो है इसमें विश्वास में उनको लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि हम ये प्रस्ताव जो है लाने जा रहे हैं, इस पर जो है क्या राय है आपकी। तो अभी तक का जो मामला ये है कि उसमें जो है विपक्ष ने भी प्रस्ताव को लेकर के हाँ कह दिया है यशवंत वर्मा जी के केस में, जस्टिस यशवंत वर्मा केस में। तो निश्चित बात है कि अब ये प्रस्ताव जो है आएगा आगे, और अगर कहीं जा कर के ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, देखिए पहले तो ये रहेगा कि प्रस्ताव पारित होना ही बड़ी बात है, और प्रस्ताव लाया गया, वो प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया कि प्रस्ताव पर चर्चा होगी, और अगर ये पास हो जाता है तो ये पूरी इंडियन हिस्ट्री में, पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, जो संविधान जो हम लोग पूरा जो है चर्चा करते हैं, या फिर पूरी हिस्ट्री में अभी तक जो है ये पहले जस्टिस होंगे जिनको महाभियोग के कारण जो है इनको हटाया जाएगा। तो ये बहुत ही एक तरह से बहुत चिंतनीय विषय है। इस पर जो है जितने भी आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर में मिले उनको ज़रूर पढ़िए, और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के या फिर कह सकते हैं कि पॉलिटी को लेकर के जो भी आर्टिकल्स हैं वो जो निकलते हैं अखबारों में, तो उससे क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी जो परत दर परत खुलती जाती हैं, तो उसके बारे में डीप नॉलेज आपको हो जाएगी, तो वो आपको एग्ज़ाम में और भी जो है कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति आदेश मिल जाने के बाद में न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने संस्तुति प्रदान कर दी और न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। अब किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके लाया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों द्वारा, यदि राज्यसभा में तो कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको। प्रस्ताव ग्रहण करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति, हाँ ये मैंने बताया था आपको कि एक समिति बनती है, तो 3 सदस्यीय समिति होती है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भी होते हैं और किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं और एक प्रसिद्ध न्यायविद होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे आरोपों की जांच के लिए वो समिति गठित की जाती है। ठीक है, फिर उस समिति के द्वारा अगर ये मान लिया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ है, तो ही उसके बाद जो है वो प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस पर जो है राज्यसभा ये प्रस्ताव जो हो गया, उसके बाद जो है प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति जो है उसको प्रस्ताव को जो है राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। उसके बाद यदि समिति अपनी रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि कर देती है तो ऐसी रिपोर्ट और न्यायाधीश के हटाए जाने का जो प्रस्ताव है उस सदन में रखा जाता है। अभी कमेटी ने कर दिया तो ये प्रस्ताव रखा जाएगा। उसके बाद जो मैंने बताया कि
मान लीजिए लोकसभा में रखा गया या राज्यसभा में रखा गया, तब ये प्रस्ताव जो है विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए उस सदन में। कंप्लीट जो सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं, उनके 50% एंड से +1 से, और जो है जो 2/3 बहुमत से 2/3 सदस्य जो प्रेजेंट हैं उस समय, तो 2/3 बहुमत से, ठीक है, प्रेजेंट के। तो ऐसे जब बहुमत को बोला जाता है, जिसको विशेष बहुमत बोला जाता है, उससे प्रस्ताव पारित हो जाता है। और उसके बाद जो है उसकी स्वीकृति जो है उस प्रस्ताव को, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, उस पर संस्तुति प्रदान करते हैं, और उसके बाद जो है, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी न्यायाधीश हैं वो उनको हटाया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है पूरा जो सुप्रीम कोर्ट था उसके बारे में मैंने क्लास ली। इसमें जो है बीच बीच में जो है हाई कोर्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जोड़े। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हाई कोर्ट को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट और जो निचली अदालतें हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय है, उसको भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होती है, न्यायालय होते हैं, उनको भी जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।